नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस अकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की एक और महत्वपूर्ण डिसीजन के बारे में। भारत ने भारतीय नौसेना को मजबूत करने के लिए एक डिसीजन लिया है। 40,000 करोड़ से भारत के लिए नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। कॉर्वेट्स जो कि एक प्रकार के वॉरशिप होते हैं, यानी युद्धपोत होते हैं, जो कि समुद्र में भारतीय सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। समुद्री सुरक्षा में कॉर्वेट्स का एक अलग ही महत्व होता है। ये बहुत छोटे आकार के फुर्तीले जहाज होते हैं जो दुश्मन पर हमला कर सकते हैं, निगरानी कर सकते हैं। तो उसी के संदर्भ में ये डिसीजन लिया गया है। आज के सेशन में हम कॉर्वेट्स के बारे में पूरा समझेंगे। इसके अलावा आप ये समझने में यहाँ पर सक्षम होंगे कि कॉर्वेट्स के अलावा कौन कौन से यहाँ पर वॉरशिप होते हैं जिनका भारत के पास में होना आवश्यक है। ये वॉरशिप की कैटेगरी क्या होती है वॉरशिप की, और ये पनडुब्बी से अलग कैसे होते हैं। सबसे पहले तो देखिए, डिसीजन के बारे में बता देता हूँ। सेशन में आप पूरे में बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, खबर क्या है समझिए। RS 40,000 करोड़ नेवी बूस्ट, इंडिया सेट टू बिल्ड 8 न्यू जनरेशन कॉर्वेट्स। यानी भारत ने 8 नए जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स जो है वो बनाने का निर्णय लिया है, और ये इंडियन नेवी के लिए लिया गया है। और ये DAC के द्वारा यहाँ पर आवश्यकता महसूस की गई है, AON दिया गया है, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, यानी आवश्यकता की स्वीकृति दी गई है। अब इस पर CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उसका अप्रूवल आएगा और उसके बाद इनका निर्माण शुरू हो जाएगा। ये जो कॉर्वेट्स होते हैं, इनको समझने से पहले आप देखिए समझिए कि समुद्र में सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण 2 व्हीकल होते हैं जो समुद्र में सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। एक होते हैं वॉरशिप और एक होते हैं पनडुब्बियां। वॉरशिप जो है वो समुद्र की सतह पर चलते हैं और समुद्र की सतह पर लगातार बने रहकर ये हमारी सुरक्षा को यानी हमें महफूज करते हैं, सुरक्षा करते हैं। पनडुब्बियां जो हैं उनमें अंतर ये है कि पनडुब्बी पानी की सतह के नीचे रहती हैं, यानी ये पानी की सतह के ऊपर, ये पानी की सतह के नीचे। आज हम जो बात करने जा रहे हैं कॉर्वेट्स की, वो किसके अंतर्गत आते हैं? वॉरशिप के अंतर्गत। वॉरशिप की अलग अलग कैटेगरी होती है, लगभग 4 कैटेगरी होती है, जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, डेस्ट्रॉयर होते हैं, फ्रिगेट्स होते हैं और कॉर्वेट्स होते हैं। इन सभी में क्या अंतर होता है ये आपको बताएंगे, और ये जो नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स हैं इनकी इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको यहां पर समझनी है। देखिए, भारत सरकार ने, आपको बता दें कि ये खबर है, एक खबर देखिए 3 दिसंबर 2025 की। एक्चुअल में 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। उस समय भारत सरकार ने एक खबर छापी थी यहाँ पर PIB के माध्यम से। भारत सरकार ने कहा कि हमने भारतीय नौसेना के पूर्णतः स्वदेशीकरण के लिए जो प्रोजेक्ट चलाया है 2015 से 2030 का, उस पर पूरी तरह से गंभीरता से कार्य करना शुरू कर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत ये कहते हैं कि हर 40 दिन में हमने एक नया जहाज भारतीय नौसेना को उपलब्ध कराया है। 51 नए जहाज ऐसे हैं जिन पर कार्य चल रहा है। और देखिए, 100 और 101 में शुद्ध स्वदेशी युद्धपोत INS उदयगिरी और INS हिमगिरी ये नौसेना में शामिल किए जा चुके हैं। यानी लगभग 100, 101 ये 2 है। 101 स्वदेशी युद्धपोत जो है भारतीय नौसेना के पास में इस समय मौजूद हैं, ये शामिल किए गए हैं। 2020-21 में 49,623 करोड़ रुपए का बजट था नौसेना के लिए। 2025-26 में ये 1,03,548 करोड़ रुपए बजट बढ़ाया गया। कहने का मतलब, भारतीय नौसेना को पूरी तरह से मजबूत बनाने के लिए, स्वदेशी आत्मनिर्भरता के साथ में कार्य करने के लिए भारत सरकार ने यहाँ पर रक्षा बजट में बढ़ोतरी की है, और इस कार्यक्रम में इन सभी प्रोजेक्ट्स में बहुत तीव्रता से गति को बढ़ाते हुए कार्य किया है। तो उसके रिजल्ट भी सामने आ रहे हैं। रिजल्ट ये सामने आ रहे हैं कि हर 40 दिन में हमारी जो नेवी है उसको एक नया वॉरशिप यानी एक जहाज युद्धपोत जो है वो मिलता जा रहा है, चाहे भले वो पनडुब्बी की कैटेगरी में हो, चाहे फिर वो पानी की सतह पर चलने वाले जहाज हों। अब देखो, जिन वॉरशिप की हम बात कर रहे हैं, वॉरशिप जो हैं उनकी 4 कैटेगरी में आपको बता रहा था। उनमें सबसे बड़े आकार के होते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर जिनको हिंदी में कहा जाता है विमान वाहक पोत। विमान वाहक पोत का मतलब एक ऐसा जहाज है जो पानी में चल रहा है, लेकिन उस पर खुद का रनवे है। उनका आकार इतना बड़ा है कि खुद का रनवे है, और उस पर लड़ाकू विमान या फिर लड़ाकू हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं। जैसे कि भारत के पास में अपना INS विक्रमादित्य है। INS विक्रमादित्य तो चलिए हमने रूस से आयात किया है, लेकिन स्वदेशी तकनीक से हमने विकसित किया जिसका नाम है INS विक्रांत। INS विक्रांत का आप फोटो देख रहे होंगे, ये बहुत बड़े आकार का एक युद्धपोत है। अगर इसके एरिया की बात करूं, क्योंकि मैं आज कॉर्वेट्स पे ही बात करने जा रहा हूं तो इनका केवल इंट्रोडक्शन दूंगा आपको। तो यहां पर देखिए, जो विमान वाहक पोत है
आईएनएस विक्रांत 18,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में डेवलप किया गया है। 18,000 स्क्वायर मीटर लगभग इसका क्या है, क्षेत्रफल है। इस पर आप देख रहे हैं बहुत सारे लड़ाकू जहाज खड़े हैं, बहुत सारे लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स खड़े हैं। इस तरीके से कहने का मतलब इन पर खुद का रनवे है, यहां से ये लड़ाकू विमान उड़ान भर सकते हैं। तो ये आकार में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। इनका वजन होता है लगभग 45,000 टन। लगभग 8 से 10,000 सैनिक इन पर रह सकते हैं। और सारी जितनी भी क्षमताएं हो सकती हैं, लड़ाकू विमान, लड़ाकू हेलीकॉप्टर के अलावा जितनी भी मिसाइल्स की कैटेगरी हो सकती हैं या फिर मशीन गन हो सकती हैं, ये सारी सुविधाएं इनके ऊपर होती हैं। टॉर्पीडो होते हैं, ये सभी जो है इन पर होते हैं। और ये कई महीनों तक युद्ध लड़ सकते हैं समुद्र में रहकर। समुद्र में कई महीनों तक लगातार बने रहते हैं और युद्ध लड़ते हैं। किसी भी देश के पास में एयरक्राफ्ट कैरियर होने का मतलब है कि वो देश, उस देश की इंडियन नेवी, जो नेवी है उस देश की, वो बहुत ज्यादा मजबूत मानी जाती है। इनसे छोटे आकार में होते हैं डेस्ट्रॉयर। जैसे कि डेस्ट्रॉयर की बहुत सारी श्रेणी भारत में है। इनमें से एक है आईएनएस कोलकाता। कोलकाता श्रेणी के डेस्ट्रॉयर भारत ने बनाए। विशाखापट्टनम श्रेणी के डेस्ट्रॉयर भारत ने बनाए हैं। ये कोलकाता श्रेणी का जो डेस्ट्रॉयर है उसका आप यहाँ पर फोटो इमेज देख सकते हैं। इस डेस्ट्रॉयर में अगर आप देख रहे हैं तो अंतर किस बात का है कि ये आकार में छोटा है, उससे आकार में छोटा है। इसका वजन 7,400 टन है, उसका वजन 45,000 टन था। तो अनुमान लगा सकते हैं कितना छोटा है। दूसरा, इस पर रनवे नहीं है, कहीं पर भी रनवे नहीं होगा तो लड़ाकू विमान तैनात नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स के लिए आजकल हम इन पर जगह बना देते हैं। कुछ छोटे आकार के, मध्यम आकार के जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनके बेड़े यहाँ पर खड़े किए जाते हैं ताकि समय आने पर इनका उपयोग किया जा सके। इसके अलावा बाकी सारी सुविधाएं इन पर भी होती हैं। मिसाइल्स होती हैं, गन होती हैं, रडार होते हैं, सेंसर होते हैं, सब कुछ सारी सुविधाएं, फैसिलिटी इन पर भी होती हैं। फिर इनसे छोटे होते हैं, उनको कहा जाता है फ्रिगेट। फ्रिगेट की बहुत सारी श्रेणियां हैं भारत में, जिनमें से अभी एक जो लेटेस्ट श्रेणी चल रही है स्टील्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित, वो है नीलगिरी। नीलगिरी श्रेणी के 6 हैं। नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, तारागिरी, विंध्यगिरी और महेंद्रगिरी, ये लगभग 7 हैं। तो ये जो है, ये भारत के पहाड़ी क्षेत्रों के आधार पर इनका नामकरण किया गया है। ये कह सकते हैं आकार में तीसरे नंबर पर आते हैं। इन पर भी सारी प्रणालियां हैं, लेकिन ये आकार में छोटे हैं और इनका वजन मान के चलिए 3,000 से 7,000 टन तक होता है। इससे ज्यादा वजन इनका नहीं होता है क्योंकि आकार इनका उनसे छोटा है। यहाँ पर भी लड़ाकू हेलीकॉप्टर के लिए एक आध हेलीकॉप्टर खड़ा किया जा सकता है, उसके लिए यहाँ पर जगह बनाई जाती है, प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। बाकी फिर इसमें मिसाइल्स वगैरह, जैसे कि हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है, इस पर तैनात की गई है। बराक 8 मिसाइल्स हैं, वो सब पर ही हैं। सेंसर, रडार, लड़ाकू हेलीकॉप्टर एक आध हो गया। तो इस तरीके से ये बनाए जाते हैं। और सबसे फिर छोटे आकार के होते हैं कॉर्वेट्स, जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं। कॉर्वेट्स जो है एयरक्राफ्ट कैरियर, डेस्ट्रॉयर और फ्रिगेट, उसके सबसे बाद में आते हैं कॉर्वेट्स। कॉर्वेट्स आकार में छोटा है लेकिन बहुत ज्यादा उपयोगी है, इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। कारण क्या है, जहां पर बड़े जहाज नहीं जा सकते, जहां पर तीव्रता की आवश्यकता होती है, हाई स्पीड की आवश्यकता होती है, वहां कॉर्वेट्स काम करते हैं। कॉर्वेट्स का चूंकि आकार छोटा है, वजन कम है, तो इसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होती है। स्पीड ज्यादा होती है तो ये दुश्मन पर जल्दी से अटैक करने की अगर आवश्यकता है तो ये कर सकते हैं। कॉर्वेट्स जो है छोटे युद्धपोत हैं, जलपोत हैं, तटीय सुरक्षा, एस्कोर्ट, पनडुब्बी रोधी और सतह युद्ध, इन 4 तरह से इनका उपयोग किया जा सकता है। यानी तट की सुरक्षा के लिए, एस्कोर्ट का मतलब है दूसरे जहाजों के साथ चलना, सुरक्षा की दृष्टि से या उनकी सुरक्षा करना, एंटी सबमरीन और सरफेस टू सरफेस कोई वॉर लड़ना हो तो उसमें। तो कहने का मतलब ये आकार में छोटे हैं लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस जो है ज्यादा है। यहाँ पर 500 से 2,000 टन या फिर 2,500 टन, 3,000 टन तक इनका वजन हो सकता है। इन पर भी मिसाइलें तैनात होती हैं, तोप तैनात होती हैं, रडार, सेंसर, टॉर्पीडो, सब कुछ इन पर होता है। और हेलीपैड भी बना दिया जाता है एक आध हेलीकॉप्टर को खड़ा करने के लिए। कॉर्वेट्स की अगर आप इंपॉर्टेंस की बात करें, डिटेल में थोड़ा सा हम चर्चा करें, तो देखो जैसे कि हमारा ये तटवर्ती क्षेत्र है, ये तटवर्ती क्षेत्र है, तो इन तटवर्ती क्षेत्रों पर अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ये कॉर्वेट्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जिसमें किसी भी प्रकार का अवैध घुसपैठ ना हो, तो वहां निगरानी के लिए, वहां दुश्मन के अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए हम इनका उपयोग कर सकते हैं। फिर पनडुब्बी रोधी, ये कॉर्वेट जो है, देखिए इनके अंदर बहुत हाई क्वालिटी के सेंसर लगा दिए जाते हैं। उस सेंसर से रेडिएशन लगातार चलती रहती है, ये हाई स्पीड से चलता रहता है और ये जो रेडिएशन है उनके आधार पर दुश्मन की जो पनडुब्बी है उनको पहचाना जाता है। तो एंटी सबमरीन प्रोग्राम जो है, एंटी सबमरीन जो युद्ध जो है वो इससे चलाया जा सकता है, यानी इस पनडुब्बी को इससे नष्ट किया जा सकता है।
फिर एजिलिटी के लिए जाने जाते हैं, चपलता का मतलब हाई स्पीड से। ये जो सैलो वाटर है, जहां पर जल स्तर कम होता है, वहां भी आसानी से निकलकर चल सकते हैं। और जैसे सकरे रास्ते हैं कहीं भी जहां पर बड़े जहाज नहीं जा सकते, वहां पर ये आसानी से चलकर आगे बढ़ सकते हैं, अपने प्रोग्राम को चला सकते हैं। एस्कॉर्ट ड्यूटी का मतलब है जैसे कि मान लीजिए आपका सामान से लदा हुआ कोई जहाज आ रहा है, या फिर आपका एयरक्राफ्ट कैरियर है लंबा चौड़ा, उसको हेल्प करने के लिए ये बेड़े के साथ में चलते हैं, यानी इनको साथ साथ भेजा जाता है ताकि ये सुरक्षा कर सके। तो इस तरीके से कॉर्वेट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय नौसेना के लिए भारत सरकार की जो डीएसी है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, उसने नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट के लिए 40,000 करोड़ रुपए का एक मेगा प्रोजेक्ट जो है उसको मंजूरी दी है। ये आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट के तहत है, यानी 40,000 करोड़ रुपए जो है वो इन 8 जहाजों को बनाने में, कॉर्वेट जहाजों को बनाने में लगाए जाएंगे। इनको एनजीसी क्लास कहा गया, अभी तक इसका कोई अलग से नाम नहीं दिया गया है। गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स जो कि कोलकाता में है, ये कंपनी जो है इसको बनाने के लिए यानी इसको हो सकता है इसकी पूरी जिम्मेदारी दी जाए। डीएसी ने ये कहा है कि भाई इनकी खरीद के लिए हम एओएन देते हैं, यानी आवश्यकता की स्वीकृति देते हैं। अब जो सीसीएस है उसको डिसीजन लेना है, अप्रूवल लेना है, और वहां से फिर इसका काम शुरू हो जाएगा। हमारे पास में ऑलरेडी पहले से एक क्लास है कॉर्वेट्स की जिसका नाम है खुकरी क्लास की जो कॉर्वेट्स है अब वो डीकमीशन होने वाली हैं। 32 वर्षों से लगातार वो सेवाएं दे रही हैं, वो अब हटने वाली है। तो उनकी जगह पर हम ये 8 जो हैं नए नेक्स्ट जनरेशन के कॉर्वेट्स जो हैं वो डेवलप करने जा रहे हैं। अगर भारत के पास में टोटल कितने कॉर्वेट्स जो हैं और उनकी श्रेणी कौन कौन सी है उन पर नजर डालें तो लगभग 20 से 22 कॉर्वेट्स हमारे पास में अभी ऑपरेटिव मोड में हैं, यानी संचालित हैं, जिसमें सबसे लेटेस्ट है कामोर्ता क्लास में जैसे कि आईएनएस कामोर्ता, आईएनएस किल्तान, आईएनएस कादमत, ये हमारा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला जो हिस्सा है उसमें छोटे छोटे द्वीप है, उनके नाम पर इसका नामकरण किया गया है। तो ये आधुनिक पनडुब्बी रोधी क्लास है, यानी कॉर्वेट्स जो है ये एंटी सबमरीन कॉर्वेट्स हैं। कोरा क्लास है जो कि गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट के रूप में जाने जाते हैं, इन पर गाइडेड मिसाइल बहुत ज्यादा तैनात है। खुकरी श्रेणी जो है सतह से सतह पर मार करने वाली जो मिसाइल्स हैं वो इस पर तैनात है, यानी दुश्मन के जहाज पर अगर सतह पर ही हमला करना हो, ये भी सतह पे ये भी सतह पे, तो इनका उपयोग किया जाता है। फिर आती है वीर क्लास, तीव्र मिसाइल हमले के लिए इसको पहचाना जाता है। और फिर है अभय श्रेणी, तटीय पनडुब्बी रोधी जो क्षमता है उसके लिए इसको जाना जाता है। अब इनमें से डीकमीशन कौन सा होने वाला है? खुकरी क्लास। तो खुकरी क्लास की जगह पर आप एनजीसी क्लास लेकर आ रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स लेकर आ रहे हैं। ये नेक्स्ट जनरेशन जो कॉर्वेट्स हैं ये कह रहे हैं कि ये बहुमुखी मिशनों के लिए डिजाइन किए जा रहे हैं। तटीय सुरक्षा, सतहरोधी युद्ध और बचाव कार्य, इन सभी के लिए इनका डेवलपमेंट हो रहा है। अत्याधुनिक हथियार, सेंसर और उन्नत संचार प्रणाली से लैस होंगे ये। इन जहाजों का निर्माण पूरी तरह से भारतीय शिपयार्ड्स में होगा, यानी कहने का मतलब भारतीय रक्षा उद्योग जो है उसको मजबूती दी जाएगी। आत्मनिर्भर भारत के तहत इनका निर्माण किया जाएगा। भारतीयों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ कह सकते हैं कि वो जो रोजगार है उनकी प्राप्ति की जाएगी। जहाजों में उच्च स्तर की स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया जाएगा, भारत में विकसित किया जाएगा, जो वैश्विक रक्षा बाजार में भारत की बढ़ती विनिर्माण शक्ति को प्रदर्शित करता है। हिंद महासागर क्षेत्र में देखिए, जैसा कि अभी हम बात करें कि ये वाला जो क्षेत्र है हमारा जो ईईजेड के अंतर्गत आता है, इस पर हम पूर्णतः सुरक्षा चाहते हैं, इस पर हम पूर्णतः अधिकार चाहते हैं कि कोई भी देश भारत के आसपास आकर किसी भी प्रकार का क्या नहीं करे, अपना प्रभुत्व नहीं जमाए। जैसा कि चाइना कई बार यहाँ पर कोशिश करता है, श्रीलंका के माध्यम से, म्यांमार के माध्यम से, बांग्लादेश के माध्यम से, तो वो हमें नहीं होने देना है। और इसके लिए हमें लगातार इनकी संख्या जो है, ऐसे वॉरशिप जो है उनकी संख्या बढ़ाती रहनी है। निवेश भारत की समुद्री सीमाओं को सुरक्षित करने और समुद्र में एक प्रमुख शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। जहाजों के बेड़े में शामिल होने से नौसेना की मारक क्षमता में भारी वृद्धि होगी। अब देखो, ये जो आपके कॉर्वेट्स बन रहे हैं, कॉर्वेट्स जो बन रहे हैं, इनकी तकनीकी विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं वो समझिए। तकनीकी विशेषताओं में इन्होंने ये कहा है, एक्चुअल में अभी तक जितने भी कॉर्वेट्स हैं वो लगभग 2000 टन वजन तक के हैं, 1750 टन, 2000 टन। ये थोड़े से आकार में बड़े हैं, मतलब परंपरागत रूप से जो कॉर्वेट्स बनते आ रहे हैं उनसे ये आकार में बड़े हैं। इनका आकार 120 मीटर तक चला जाता है। 120 मीटर का मतलब ये ऑलमोस्ट फ्रिगेट के बराबर हो गए, और स्टिल्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित होंगे। लो रडार क्रॉस सेक्शन इनमें बनाया जाएगा इस तरीके से ताकि रडार की तरंगें इन तक नहीं पहुंचे।
रडार और सेंसर जो है इनमें ऐसा रडार को लगाया जा रहा है जो कि बहुत ज्यादा एडवांस है। मैंने इस पर कल भी सेशन किया था इस पर। एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार है जो छोटी से छोटी वस्तु को पहचानने में सक्षम होता है। फिर इसमें सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार जो है वो पानी की सतह के नीचे अगर पनडुब्बी को किसी भी ऑब्जेक्ट को पहचानना हो, पहाड़ी क्षेत्र को पहचानना हो तो सोनार लगा है। 76 mm की सुपर रैपिड गन माउंट की जाएगी। ब्रह्मोस मिसाइलें इस पर तैनात की जाएंगी और इसके अलावा वेरी लार्ज जो आपकी सरफेस टू एयर मिसाइल हैं SR-7 दुश्मन की मिसाइलों और विमानों को गिराने के लिए ये इन पर लगाई जाएंगी, तैनात की जाएंगी। रेंज इनकी है 4000 समुद्री मील, यानी एक बार चलने के बाद 4000 समुद्री मील तक ये काम कर सकते हैं और इनको इको फ्रेंडली फीचर्स के साथ में डेवलप किया जा रहा है। 27 समुद्री मील की स्पीड के साथ ये कार्य यानी स्पीड से चलने में सक्षम होंगे। तो ये होंगे हमारे नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स की विशेषताएं। इससे पहले अगर हम बात करें कि जो पहले हमारे जो कॉर्वेट्स हैं जैसे कि कामोर्ता श्रेणी जो लेटेस्ट है उसमें भी देखिए स्टिल्थ टेक्नोलॉजी लगी है, ब्रह्मोस मिसाइल लगी है, टॉर्पीडो है, स्वदेशी तकनीक से इनको डेवलप किया गया है। 90% पार्ट जो है इसमें हमारे ही लगे हैं, हमने बनाए हैं। सेंसर, रडार, हेलीकॉप्टर डेक, ये सारी सुविधाएं इनके अंतर्गत हैं। इसका मतलब अब वाला जो है वो नेक्स्ट जनरेशन है, अगली पीढ़ी का है तो और एडवांस होगा, तो इनसे भी ज्यादा अच्छी फैसिलिटी इस पर मिलने वाली है। खुखरी क्लास का एक कॉर्वेट था जिसका नाम था INS कृपाण। INS कृपाण, जैसा कि मैंने कहा कि खुखरी क्लास के जो कॉर्वेट्स हैं वो डीकमीशन होने वाले हैं, तो डीकमीशन होने वाले हैं तो हमने सोचा कि इनका कुछ फायदा उठाया जाए। भाई सेवा मुक्त तो कर ही रहे, इनको बाहर निकाल ही रहे, तो हमने अभी इसी कैटेगरी का एक कॉर्वेट्स था INS कृपाण, इसको हमने उपहार में दे दिया है। उपहार में किसको दिया? वियतनाम को। वियतनाम, देखिए वियतनाम जो है आपको पता है कि चाइना और वियतनाम का झगड़ा चलता रहता है। वियतनाम एक ऐसा देश है जिसने अमेरिका को हराया था। अब चाइना और वियतनाम में झगड़ा होता है दक्षिणी चीन सागर को लेकर। भारत सपोर्ट करता है यहां पर स्थित सभी देशों को ताकि चाइना को काउंटर बैलेंस किया जा सके, और इसे कहते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी, यानी पूर्व की ओर देखो नीति, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत वियतनाम को हमने हमारा एक वॉरशिप जो है जो कि कॉर्वेट श्रेणी का था उपहार में दे दिया है, ताकि हम बता सकें कि भाई यहां पर जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल जो समुद्री सीमाएं हैं वहां पर भारत का प्रभुत्व क्या है। तो ये भी एक इससे संबंधित न्यूज थी जो आपको बता दी है। तो दोस्तों कॉर्वेट्स, नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स इंडियन नेवी के पास में आएंगे तो डेफिनेटली यहां इंडियन नेवी और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तो भारतीय नौसेना जिसने 1971 के युद्ध में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, कराची जो पोर्ट है पाकिस्तान का उसको घेर लिया था, और आज हमारी जो नेवी है वो उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर है। तो हिंद महासागर में भारत की नेवी का जो दबदबा है और ज्यादा बढ़ेगा इन कॉर्वेट्स के आने से। उम्मीद करता हूं आज के सेशन को आप समझ पाए होंगे, जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था न्यूज वो आप तक पहुंच पाई होगी। नेक्स्ट सेशन में तकनीकी विश्लेषण के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।